इम्पोर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट है हम लोगों का खस जाति। तो हेडिंग डाल लेते हैं खस जाति। इस पोर्शन को पढ़ने के लिए भी हम लोग इसके छोटे छोटे पार्ट कर लेते हैं। पहला पार्ट हम देखेंगे कि इनका एक्सपेंशन कहाँ तक है, इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। दूसरा जो पार्ट रहेगा इसमें हम बात करेंगे इनके भारत के अंदर और उत्तराखंड के अंदर हमारे पास साक्ष्य एविडेंस क्या क्या है जो बताते हैं कि यहाँ जाति रही है। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट पोर्शन में हम बात करेंगे कि इनका मुख्य व्यवसाय क्या रहा है, अपनी आजीविका चलाने के लिए ये किन चीज़ों के ऊपर निर्भर रहते थे। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कि इनका जो एक धार्मिक पक्ष है, जो इनकी धार्मिक मान्यताएं हैं, इसको ये मानते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इन लोगों की संस्कृति किस प्रकार की है, क्या क्या प्रथाएं यहाँ पर मानी जाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये लगभग 5 पार्ट में हम लोग इस टॉपिक को डिवाइड कर लेते हैं। 5 ही हुआ है ना? हाँ, 5 हुआ है। एक एक के बारे में बात करते हैं। खस जाति, तुम एक तो मुख्य रूप से अगर हम लोगों को पता हो कि इनका एक्सपेंशन कहाँ से, तो ये भी एक तरीके से 3 पार्ट के अंदर डिवाइड हम लोग कर लेते हैं इस पोर्शन को। पहला, एक जब हम लोग इसको इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं, हम इसको जब इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर हम इस जाति का जो विस्तार है वो काबुल घाटी से और तीस्ता घाटी तक देखते हैं। और इस पूरे रीजन के अंदर अगर हम आज ठीक से देखें तो आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हम अभी भारत को छोड़ रहे हैं क्योंकि स्पेशल से तो हम लोग को बात करनी ही है, तिब्बत, नेपाल, ये पूरा रीजन ऐसा है जहां से हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन लोगों के साक्ष्य देखने को मिले हैं। वहीं जब हम लोग अपने राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो हमको पता चलता है कि ये हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में भी, हिमाचल प्रदेश और अपने उत्तराखंड में तो है ही, और उधर जब ये उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तक की बेल्ट होती है, वहाँ तक इनका विस्तार देखने को मिलता है। आमतौर पर अगर हम मोटे स्तर पर बात करें तो इस जाति का जो विस्तार हमको राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलता है वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से और ऊपर उत्तर में जो हिमालय माउंटेन रेंज है, हिमालय तक का इनका विस्तार देखने को मिलता है। और अगर हम ईस्ट से वेस्ट तक देखें तो हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, सिंधु नदियों से और उधर तीस्ता नदी तक का जितना भी रीजन देखने को मिलता है, इस पूरे क्षेत्र में ये जनजाति या फिर जाति के रूप में आप इसको देखते हैं। और आप लोगों ने असम में एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पहाड़ी का नाम सुना होगा। आप असम में बोल गया हूँ, मेघालय के अंदर आप लोगों ने एक इम्पोर्टेंट मेघालय में आप लोगों ने नाम सुने होंगे कि गारो, खासी, जयंतिया 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो उसमें जो खासी है तो वो खासी इसी खासी ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों के नाम से बनी हुई है। वो एक जो आपने नाम सुना होगा खासी पहाड़ी, ये इसी ट्राइबल कम्युनिटी के नाम से आप लोग देखते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर इनका ठीक ठाक विस्तार देखने को आपको मिलता है। वहीं जब हम अपने उत्तराखंड के स्तर पर पहुंचते हैं
तो अपने उत्तराखंड में भी, राज्य में, ये गढ़वाल में भी और कुमाऊं में भी, दोनों ही जगह पर हम लोगों के इनको पौराणिक साक्ष्य मिले हैं। हमारे साहित्यिक या फिर लिटरेचर्स में इन लोगों के साक्ष्य मिले हैं। अब वो साक्ष्य एविडेंस कहाँ कहाँ से मिले हैं, अब वो 1 2 3 करके हम लोग देख लेते हैं। ये तो एक कॉमन मोटी सी बात हुई कि कहाँ तक हम लोग इस जाति का विस्तार देखते हैं। जब हम एविडेंस के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास एविडेंस कई सारे हैं। जैसे हम बात अगर करें अपने विष्णु पुराण की, तो विष्णु पुराण के अंदर, विष्णु पुराण, तो विष्णु पुराण के अंदर यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है, वर्ड यूज किया गया है खसा। खसा, अब ये जो खसा वर्ड है, ये खसा वर्ड एक पर्टिकुलर एक स्त्री को पॉइंट आउट करता है। अब ये एक स्त्री को पॉइंट आउट कैसे कर रहा है, तो यहाँ पर अगर आपने नाम सुना हो कि जो कश्यप जी थे, कश्यप जी की ये वाइफ थी, अगर आप लोगों ने ये नाम सुना हो। और अगर हम लोग बात करें यक्ष राक्षस, यक्ष और राक्षस जी की ये, मतलब इनकी ये एक तरीके से क्या थी, माता थी, माता कही जाती थी। और यहाँ पर एक देव हुआ करते थे जिनके नाम एक तरीके से यक्ष हुआ, सॉरी दक्ष हुआ करता था। तो दक्ष की ये कन्या कही गई। मतलब ये जो खसा वर्ड आया है, दक्ष की ये कन्या मतलब पुत्री, मतलब ये जो खसा वर्ड आया गया है, ये किसी एक स्त्री को पॉइंट आउट करने के लिए रखा गया है। तो वर्ड एक खसा, जहां से आप लोग खस जाति के बारे में देख रहे हैं। और भी साक्ष्य हम लोगों को मिलते हैं। जैसे जब हम लोग बात करते हैं अपने पुराणों में, स्कंद पुराण में, तो स्कंद पुराण में एक जगह केदार खंड को, एक जगह जो केदार खंड है, इस केदार खंड को हमारे यहाँ पर केदार खस मंडले वर्ड से डिनोट किया गया है, जिसको आप कहीं कहीं पर वर्ड लिखा हुआ मिलता है आप लोगों को खस मंडले। तो आप लोग यहाँ पर इसको एक खस मंडले के नाम से भी जानते हैं। जो ये सिर्फ और सिर्फ वन टाइम, एक ही बार ये शब्द का उल्लेख हम लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर। अब और भी है हमारे पास साक्ष्य। साक्ष्यों में क्या जैसे जब हम लोग मनुस्मृति की बात करते हैं तो मनुस्मृति क्या बोलती है, मनुस्मृति बोलती है कि ये जो खस लोग हुआ करते थे, ये जो खस थे, इन खसों की कैटेगरी मलेच्छ लोगों में काउंट की जाती थी। अब ये मलेच्छ क्या होते हैं, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, वो लोग जो यज्ञों में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन ये जो खस लोग हैं, ये आर्य लोगों की ये क्षेत्रीय जातियां थी, क्षेत्रीय जातियां थी। मतलब मनुस्मृति में बोला गया है कि जो खस लोग हैं ये आर्यों के क्या हैं, ये वंशज हैं, आर्यों के ही ये वंशज हैं। क्लियर है। मैंने आपको आर्यों की 3 कैटेगरी बताई थी। एक वो जो वेदों पुराणों की रचना में संलग्न थे, और दूसरे वो जो वेदों और पुराणों की रचना में तो नहीं थे लेकिन हाँ आर्य थे, और तीसरे मैंने आपको बताए थे अनार्य, जो जिनको दस्यु कहा गया था। तो मनुस्मृति में इस बात का वर्णन मिलता है हम लोगों को खस से ही। और भी हम लोगों के पास एविडेंस है। जैसे हम महाभारत के सभा पर्व के अंदर अगर बात करें, 4th महाभारत के अगर सभा पर्व की बात की जाए तो महाभारत के सभा पर्व में हमको 2 चीजों की जानकारी मिलती है। अब 2 चीज क्या है भाई,
आपको मैंने एक पहले बात बताई थी कि जो हमारे यहाँ पर युधिष्ठिर थे, जो हमारे युधिष्ठिर थे, इनका एक राजसूय यज्ञ हुआ था। और ये जो राजसूय यज्ञ था, मतलब जब इनका राज्याभिषेक किया गया था तब हुआ था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कहीं से गंगा जल भी आया था, पुष्प भी आए थे, और इसी राजसूय यज्ञ के दौरान एक भेंट और आई थी, और वो भेंट आई थी स्वर्ण की, स्वर्ण की मतलब गोल्ड की। और ये जो गोल्ड आया था ये खस राजाओं से आया था, इसको खसों ने ही भेजा था। ठीक, अब इस बात से क्या साक्ष्य पता चलते हैं? इस बात से हमको तिब्बत और जो आज का हमारा उत्तराखंड की सीमा है, इस सीमा पर लगे हुए क्षेत्र की बात पता चलती है, जहां पहले पुराने टाइम में गोल्ड की माइनिंग की जाती थी, मतलब सोने को मिट्टी से निकाला जाता था, और उस काम में ये लोग पारंगत हासिल किए हुए थे। दैट्स वाई इतने पुराने टाइम में इन लोगों की इतनी मान्यता हुआ करती थी, उनको मतलब रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता था। ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं कि ये लोग माइनिंग करते थे चींटियों के माध्यम से, कि कुछ इस प्रकार की चींटियां इन लोगों ने ट्रेंड करके रखी थी कि उन गोल्ड के वो जो छोटे छोटे दाने होते हैं उसको इकट्ठा करती थी वो चींटियां। ये मतलब ये हम लोगों को कुछ इस प्रकार की साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। तो ये एक हमको जानकारी महाभारत के सभा पर्व से मिलती है। एक दूसरी जानकारी और मिलती है कि जो कौरवों की महाभारत का युद्ध हुआ था, तो महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से इन लोगों ने लड़ा था। ये युद्ध में पार्टिसिपेट किया था इन लोगों ने कौरवों की ओर से। अब उत्तराखंड में ही दो ऐसे धाराएं हैं। एक धारा ऐसी है जिन्होंने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था, हम लोगों ने बात की थी पहले, और एक धारा ये है जिन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था, जो हम आपके सामने बात कर रहे हैं। ये भी हमको एविडेंस मिलता है कहाँ से? महाभारत से, स्पेशल किसके? खसों के रिलेटेड ही। फिर एक और है वृद्ध संहिता। जो वृद्ध संहिता है वृद्ध संहिता, इस वृद्ध संहिता में आपको मतलब इन खसों को क्या बताया गया कि ये तंगा जाति से थे, और जिसको आप बोलते हैं तंगण। और ये तंगण क्या है, इनके बारे में भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। बट ये जिक्र तंगा डिनोट करने के लिए आया था, किसको? खसों को, खसों को डिनोट करने के लिए रखा गया। एक और साक्ष्य हमको मिलता है राजेश्वर जी के जो रचना है, साहित्य है काव्य मीमांसा। राजशेखर, राजशेखर, इनकी जो रचना है काव्य मीमांसा, इसमें हमको जानकारी मिलती है, इन्होंने खसों के बारे में बात बताया है कि जो खस हैं आगे जा करके जो हम कार्तिकेय राजवंश पढ़ते हैं, कार्तिकेय जो राजा थे वो खसों के ही वंशज थे। वो ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जो कार्तिकेय शासक थे, रूलर थे, ये किसके वंशज थे? ये वंशज थे खसों के। बोलते हैं कौन? राजशेखर जी। आगे हम लोग कार्तिकेय राजवंश के बारे में बात करेंगे। तो ये कुछ हमारे पास ऐसे एविडेंस हैं जो खसों की एक तरीके से प्रमाणिकता हमारे सामने करते हैं। अब हमको ये पता चला कि हाँ भाई खस तो थे यहाँ पर।
अलग अलग लोगों ने हम लोगों को बताया। अब इन लोगों का अब इंटरनल मामले की ओर हम लोग चलते हैं कि किस तरीके से इनका रहन सहन था, किस तरीके की इनकी व्यवसाय पद्धति हुआ करती थी, वो समझ लेते हैं एक एक के बारे में। जैसे अगर हम इनके व्यवसाय के बारे में बात करें तो बेसिकली इनका जो मुख्य रूप से था वो पशुपालन पर आधारित इनका भरण पोषण चलता था, प्लस ये कृषि भी किया करते थे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट अगर हम व्यापार के रूप में बात करें तो स्वर्ण के साथ इनका व्यापारिक एक तरीके से संबंध रहा है। जैसे मैंने आपको बताया है कि गोल्ड के लिए इन्होंने चींटियों को ट्रेंड किया हुआ था, तो एक व्यवसाय में इनका ये भी आ जाता है आपके व्यवसाय की। अगर हम बात करें इनके धार्मिक पक्ष की, तो धार्मिक पक्ष में हमको पता चलता है कि जो नाग देवता थे, उन नाग देवताओं के ये पुजारी हुआ करते थे। ये लोग जागर प्रथा के मानने वाले भी थे। अब जागर प्रथा क्या चीज है बार बार बताने की जरूरत नहीं है, हम पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। एक चीज और है, जब हम इनके धार्मिक पक्ष को देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि ये नरसिंह को मानने वाले थे। नरसिंह, ये नरसिंह को एक तरीके से मानने वाले हुआ करते थे। तो व्यवसाय हमको पता चला, इनका धार्मिक पक्ष हम लोगों को पता चला। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं इनके बहुत इम्पॉर्टेंट जो इनका कल्चरल पार्ट था, इनकी संस्कृति वाला पार्ट था। जब हम लोग इनकी संस्कृति के बारे में जिक्र करते हैं तो इनके यहाँ पर बहुत सारी हम लोगों को ऐसी प्रथाएं मिली हैं जो आज भी आप अलग अलग उत्तराखंड और अन्य क्षेत्रों में देखने को आपको मिलती है। जैसे यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रथा थी घर जमाई प्रथा। अब ये जो घर जमाई प्रथा क्या है, घर जमाई प्रथा, घर जमाई प्रथा क्या है, मतलब जैसे आज के टाइम में आमतौर पर हम लोग ये देखते हैं जब लड़का लड़की की शादी होती है तो लड़की लड़के के घर जा कर के रहती है, क्लियर। बट यहाँ पर घर जमाई जो प्रथा थी ऐसी हुआ करती थी कि जो लड़का है वो लड़की के घर जा कर के रहेगा। तो जो घर जमाई, जमाई किसको बोलेंगे, वो ही अपनी लड़की के जो है हस्बैंड को, वो जब घर में आकर के रहना शुरू कर देता है तो उसको घर जमाई प्रथा के नाम से जाना जाता है। ऐसे एक और प्रथा थी जिसको कहा जाता था, सीक्वेंस से बात करते हैं, जिसको कहा जाता था टेकुआ प्रथा। टेकुआ प्रथा। अब ये टेकुआ प्रथा क्या है, कड़ी दर कड़ी आप समझना, ये ना 2-2 नंबर में लिखने के लिए मेंस में आ जाते हैं कई बारी। टेकुआ प्रथा ऐसी प्रथा को कहा जाता था जब कोई स्त्री विधवा हो जाती थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, विधवा हुई, तो अब उसका दूसरा विवाह किया जाएगा, दूसरा विवाह किया जाएगा। और जो दूसरा विवाह होगा उस दूसरे विवाह में जो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी वो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी उसके देवर की, कि भाई देवर से उसका विवाह करा दिया जाए। और अगर देवर नहीं है या फिर जो भी कारण रहे हों कि वहाँ पर वो पहले से ही इंगेज है, मतलब पहले से उसकी शादी हो रखी है या और अन्य कारण हो, तो फिर सेकंड ऑप्शन में अदर जो भी उस फैमिली से बाहर के व्यक्ति होंगे, जो भी अन्य व्यक्ति होंगे, जिससे भी समाज तय करेगा कि हाँ अब इनकी शादी इनके साथ कर देनी चाहिए, तो फिर उसकी शादी उस व्यक्ति के साथ या उस देवर के साथ कर दी जाती है। इस दूसरी शादी को करने का जो मुख्य जो उद्देश्य होता है, दूसरी शादी को करने का मुख्य उद्देश्य 2, पहला एक वंश
की वृद्धि करना और दूसरा परिवार की देखभाल करना, परिवार की देखभाल को करना, इसका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। क्लियर? अब जब किसी भी व्यक्ति के साथ शादी होगी तो प्रथा, पहले वाली घर जमाई प्रथा, उसी प्रथा को क्या किया जाएगा, एडॉप्ट किया जाएगा। मतलब इस प्रक्रिया के अंदर उस विधवा का जो दूसरा विवाह होगा, दूसरे विवाह में जो भी व्यक्ति होगा या फिर जो भी उसका देवर होगा, मैं यहाँ पर व्यक्ति शब्द से ही इंडिकेट कर रहा हूँ, व्यक्ति उस स्त्री के घर रहेगा, उस स्त्री के घर पर ही निवास करता है। इसी पद्धति को, इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है टेकुआ प्रथा। क्लियर है? एक चीज हो गई। अब ऐसे और भी प्रथाएं हैं, जैसे एक इसी प्रथा से एक शब्द निकल करके आता है, मतलब इसी प्रथा से को रिलेट करते हैं। शब्द का नाम है झटेला। झटेला। अब ये झटेला क्या शब्द है, कई बारी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है प्री के अंदर कि ये झटेला शब्द किस चीज को इंडिकेट करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी अगर कोई जो स्त्री है, उस स्त्री की शादी हो गई है, दो मतलब जो पहली शादी हुई थी तो उसके जो पहले हस्बैंड थे उनकी हो गई डेथ और अब दूसरी शादी हो गई। तो जो पहले हस्बैंड के साथ जब उसकी शादी हुई थी, अगर उनका कोई लड़का या फिर आप पुत्र बोलें, कोई भी उनका लड़का होगा, तो उस लड़के को इंडिकेट करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी भी स्त्री का, वो विधवा हो गई है, दूसरा विवाह हो गया, लेकिन जो पहला उसका पति था, उसके माध्यम से जो पुत्र हुआ था, उस पुत्र को झटेला शब्द से इंडिकेट किया जाता है। क्लियर है? आपको ये बात भी पता चली होगी। अब इसमें एक दो चीज और है, जैसे एक वर्ड और यूज किया जाता है देवदासी प्रथा, जो दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा आगे जाकर के माननीय हुई थी। देवदासी प्रथा। अब ये देवदासी प्रथा क्या है? देवदासी प्रथा में किसी भी परिवार में जब कोई पहली लड़की होती है, पहली लड़की होगी, तो इस पहली लड़की को दान दे दिया जाता है। दान किसको? दान दे दिया जाता है मंदिर को। मंदिर में उसको दान दे दिया जाता है कि भाई साहब, आप इस मंदिर के जो देव हैं, उन देव की आप क्या करेंगी? पूजा अर्चना करेंगी, आप उनकी दासी बन करके रहेंगी उसी मंदिर के अंदर। स्टार्टिंग में मंदिर के अंदर ही रहन सहन, मतलब उसके आसपास कुटिया बना करके हुआ करता था, बट आगे चल करके धीरे धीरे ये एज ए इंडिकेटर वर्ड यूज किया जाने लगा था कि ये देवदासी लड़की है, देव को अर्पित की गई लड़की है। और अधिकांशतः जब हम प्राचीन भारत के इतिहास को, अपने इंडिया के हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो साउथ इंडिया में ये देवदासी प्रथा आगे इस तरीके से ही चलती आई थी, यहाँ से निकल के। शायद ऐसा रहा हो कि यहाँ पर भी कहीं से ये प्रथा आई हो। तो ये एक ऐसी देवदासी प्रथा को ये खस लोग मानते थे। एक वर्ड और है जेठा प्रथा। एक प्रथा और है इन खसों की ही, 5th जेठा प्रथा। अब ये जेठा प्रथा क्या है? जेठा शब्द आया है ज्येष्ठ से, मतलब बड़े से। जो भी परिवार है, उस परिवार में जो भी सबसे पहला लड़का होगा, सबसे पहला लड़का होगा, मतलब जो भी सबसे बड़ा होगा, बड़ा लड़का होगा। बड़ा लड़का है तो इसको क्या बोलते हैं हम? ज्येष्ठ, बड़ा है। और अगर ये बड़ा है तो इसको कुछ स्पेशल से राइट्स दिए जाते हैं, अधिकार। अधिकार किसके कंपैरिजन में?
जो इनके भाई बहन हैं, जो इस लड़के के भाई बहन हैं, उसके कंपैरिजन में अधिक अधिकार दिए जाते हैं। और अधिकार किस चीज पर? प्रॉपर्टी पर, संपत्ति पर। अब ये संपत्ति पर अधिकार कैसे? इस पहले लड़के को संपत्ति का अधिकांश भाग दिया जाएगा, अधिक भाग दिया जाता है, अधिक भाग दिया जाएगा। इसको प्रॉपर्टी में राइट्स थोड़े ज्यादा दिए जाते हैं। तो जो प्रॉपर्टी के अंदर राइट्स सबसे ज्यादा, मतलब ज्यादा दिए जाएंगे पहले लड़के को, तो इसी प्रथा को क्या बोला जाता है? जेठा प्रथा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको कुछ अलग अलग प्रथाएं देखने को मिलती हैं आप लोगों के एग्जाम में, प्री में भी और मेंस में भी कुछ इस तरीके से पूछ ली जाती हैं। एक फैक्ट और है छोटा सा, कि ये जो हम लोग खस जाति के बारे में बात कर रहे हैं, इस खस जाति को 1885 में जा करके एक अलग से कैटेगरी से कैटेगराइज कर दिया गया था। 1885 में इसको जो शूद्र वर्ण है, उस शूद्र वर्ण में इसको शामिल कर लिया गया था। शूद्र वर्ण की कैटेगरी में इसको शामिल कर लिया गया था 1885 में, अंग्रेजों के टाइम ड्यूरेशन के दौरान ही। ठीक है, तो ये थे इस खस जाति से रिलेटेड हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट बातें। आप जैसे हम लोगों ने पहले कोल के बारे में बात की, फिर हम लोगों ने किरात देखे, अब खस, जितनी हम चीज़ें बात कर रहे हैं इनको भी आप बार बार रिवीजन करते चले जाएंगे तो आपको अलग से मेंस के दौरान में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इवन आपको प्री में भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका कॉन्फिडेंस बड़ा हाई रहेगा। अभी तक हमारी जो क्लासेस चलती जा रही हैं, पिछली क्लास का रिवीजन आपको डेली करना है। कुछ इस तरीके से आपको अपना एक टाइम स्लॉट अलग रखना है कि इस टाइम स्लॉट में तो मैं अपना पिछला ही रिवीजन करूँगा या फिर करूँगी। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करते चले जाएंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, उतना ज़्यादा आप एग्ज़ाम को क्लियर करने के नज़दीक पहुंचते चले जाएंगे। सिर्फ कोर्स को करना ही एग्ज़ाम क्वालिफाइंग करने का दरवाज़ा नहीं होता है। कोर्स को करने के बाद उस कोर्स का रिवीजन आप करते हैं तो एग्ज़ाम क्लियर करने के दरवाजे को आप खटखटा देते हैं। ठीक है, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से फिर बात करते हैं। भौतांतिक रह रहा है, उसका छोटा सा एक पार्ट है, होप सो वो भी हम आज ही मेंशन कर देंगे। देन उसके बाद फिर रियल में जो उत्तराखंड का इतिहास है राजा महाराजाओं वाला, वो हम लोग स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।